नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 अक्टूबर है। आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहले प्रश्न पर जाने से पहले हम रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमने कल के वीडियो के अंत में पूछा था। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया जो प्रश्न था वह ये था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका उत्तर गुरुग्राम है। और जिन लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में गुरुग्राम लिखा है या गुड़गांव लिखा है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अब आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, देश की प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा नाग मिसाइल का एक प्रारूप, नाग मिसाइल का एक प्रारूप है। कौन सा? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? DRDO ने किया। DRDO ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ पर? ओडिशा के तट पर। और ये मिसाइल जो है DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया है, मुख्यतः भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। तो एक बात हमें यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी सुरक्षा से संबंधित हम हथियारों का प्रयोग करते हैं या उसका इस्तेमाल के लिए परीक्षण करते हैं, जैसे मिसाइल है, टैंक है, इत्यादि जो चीज़ें हैं, इनका जब हम परीक्षण करते हैं तो वो कौन करता है? DRDO करता है। यानी कि भारत में डिफेंस को लेकर जो तैयारियां होती हैं, जो भी आविष्कार होते हैं या परीक्षण होते हैं, वो कौन करता है? DRDO करता है। फुल फॉर्म क्या है DRDO की? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो अध्यक्ष है कौन है? सतीश रेड्डी। डॉक्टर सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसी प्रकार अगर हम एक और चीज़ यहाँ पर समझें तो इसरो का भी हम कई बार देखते हैं। तो इसरो का जो कार्य है वो क्या है? अंतरिक्ष संबंधी कार्य है। यानी कि भारत के जितने भी अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान है वो इसरो करेगा। यानी कि किसी भी उपग्रह से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इस उपग्रह को भारत से किसने लॉन्च किया, तो उसका उत्तर होगा इसरो, क्योंकि इसरो ही भारत में एकमात्र संस्था है जो अंतरिक्ष से संबंधित रिसर्च या अनुसंधान को करती है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो चलते हैं आप अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, देश का प्रथम बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यानी कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। यानी कहाँ की जाएगी इसकी स्थापना जो की जाएगी वो असम में की जाएगी। असम में देश का ये पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जिसकी स्थापना की जाएगी। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना जो है वो परिवहन और सड़क मंत्रालय के अंतर्गत 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत जो भी हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं या फीडर कॉरिडोर हैं, इंटर कॉरिडोर हैं, राष्ट्रीय कॉरिडोर हैं, या जो कोस्टल रोड्स हैं या बंदरगाहों को भारत के आंतरिक भागों से जोड़ने वाले जो रोड हैं, उन सभी जो सड़कें, वो जो सभी जितने भी हाईवेज़ हैं, उन सभी हाईवेज़ को बनाने की एक योजना है जिसे भारतमाला परियोजना नाम दिया गया। तो भारतमाला परियोजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना, इंटर कॉरिडोर बनाना, नेशनल कॉरिडोर्स को बनाना, जो भी कोस्टल्स रोड हैं उनको बनाना, और जो हमारे कोस्ट हैं और कोस्ट पर जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनको भारत के आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ना। भारतमाला परियोजना का ये उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2017-18 में की थी। तो इसी के अंतर्गत असम में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कलेश्वरम सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कलेश्वरम सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य के साथ है? ऑप्शन है हमारे पास तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना राज्य जो है ये परियोजना, सिंचाई परियोजना, कलेश्वरम सिंचाई परियोजना, ये बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। और इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? गोदावरी नदी पर किया जा रहा है। गोदावरी और प्राणहिता नदी, इन दोनों का जो मिलन बिंदु है, यानी प्राणहिता जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं वहाँ पर कलेश्वरम सिंचाई परियोजना को स्थापित किया जा रहा है, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। तो मल्टी डायमेंशनल या मल्टीपर्पस ये
प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। कौन सी? कलेश्वरम। कहाँ है ये? तेलंगाना राज्य में है। किस नदी पर? गोदावरी और प्राणहिता के मिलन बिंदु पर, यानी कि गोदावरी नदी पर ये स्थित है तेलंगाना जो है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। इसके मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव है। और राज्यपाल जो है तमिलिसाई सौंदरारंजन है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा प्रश्न है अगला, भारत में समय का उपयोग सर्वेक्षण 2019 को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? समय का उपयोग सर्वेक्षण, यानी कि इस सर्वेक्षण में ये देखा गया कि भारत में जो लोग अपने समय का उपयोग किस प्रकार से, किस तरीके से करते हैं और कितना समय उनका व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत हो जाता है और कितने समय में वो कुछ लक्ष्य की प्राप्ति के या कुछ नई चीज़ों को खोजने में, इनोवेशन में करते हैं। तो ये अपनी तरीके का एक पहला सर्वेक्षण है भारत में, और इसको जो किया वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम एनफोर्समेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसके द्वारा ये किया गया, और ये अपनी तरीके का पहला एक सर्वेक्षण है भारत में। और 2019 में इसका समय का कम उपयोग 2019 नामक सर्वेक्षण ये जारी किया गया, और ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित अपनी तरह का एक पहला सर्वेक्षण रहा है ये। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये अभी तक का पहला सर्वेक्षण है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के पहले संस्करण के परिणाम की घोषणा की गई। यह किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय संस्करण पुरस्कार 2020 का जो पहला संस्करण है, इसके परिणामों की घोषणा की गई, और ये किसके द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन है हमारे पास कृषि आयोग, नीति आयोग, उद्योग मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो आंसर है हमारा उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 की घोषणा की, और ये पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को लेकर दिए गए, जो बेस्ट अच्छे स्टार्टअप्स है, कृषि को लेकर या शिक्षा को लेकर या तकनीक को लेकर, उनमें किए गए जो भी स्टार्टअप्स हैं उनमें ये पुरस्कार दिए गए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पायरेसी के लेखक कौन है? कॉन्स्पायरेसी के लेखक कौन है? द खालिस्तान कॉन्स्पायरेसी के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन है हमारा GBS सिद्धू, आलोक जोशी, राजेंद्र खन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारा GBS सिद्धू। GBS सिद्धू जो है वो रॉ के पूर्व खुफिया अधिकारी रह चुके हैं, और इस पुस्तक में खालिस्तान आंदोलन, जो कि खालिस्तान मूवमेंट को आप लोगों ने सुना होगा। खालिस्तान मूवमेंट भारत का जो पंजाब है और पाकिस्तान का जो पंजाब है, इन दोनों पंजाब को मिलाकर एक अलग खालिस्तान देश बनाना है। जो भी खालिस्तान आंदोलन का जो एक उद्देश्य है वो ये है कि भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब को मिलाकर एक अलग खालिस्तान देश बनाना है। और उस समय इस पुस्तक में जो बातें लिखी गई है वो यही है कि खालिस्तान आंदोलन और उस समय के जो वरिष्ठ नेता थे उनकी भूमिकाओं पर प्रकाश डाला गया है। जैसे कि खालिस्तान मूवमेंट के लिए उसको ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसे ब्लू स्टार ऑपरेशन नाम दिया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था, जो कि स्वर्ण मंदिर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो उस ऑपरेशन पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो एक पूरा घटनाक्रम रहा है उस पर भी इस पुस्तक में चर्चा की गई है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की गई? आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की गई। तो ऑप्शन है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारा जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं, तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की, और यह योजना सहकारी समितियों की सहायता से शुरू की गई। और यह योजना जो है वो सहकारी समितियों को
देश में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में एक तरीके से सहायता करेगी। कि जो आयुष्मान भारत एक योजना है भारत में जो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, उसी तरीके से ये सहकारी समितियों को भी स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल की अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण योगदान या भूमिका निभाने में सहायता करने के उद्देश्य से योजना लॉन्च की गई। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, पुलिस स्मरण दिवस। पुलिस स्मरण दिवस कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो आंसर होगा 21 अक्टूबर। भारत में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है। और 1959 में अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें कि 21 अक्टूबर से जो पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाना शुरू किया गया, वो क्यों किया गया, तो हम देखते हैं कि 1959 में 1959 में चीनी सेना ने घात लगाकर लद्दाख में 10 पुलिस के जवानों की हत्या कर दी थी। और इसके बाद से देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों के सम्मान में दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई है, जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरी में है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई है और वहाँ पर श्रद्धांजलि के रूप में 21 अक्टूबर को हर साल ये समारोह का आयोजन किया जाता है, स्मरण किया जाता है उन जांबाज पुलिसकर्मियों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी है। और इसके अंतर्गत केंद्रीय पुलिस बल के साथ साथ भारत के सभी राज्यों के पुलिस बल के सिपाहियों को इसमें स्मरण किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के विकास के लिए किस हवाई अड्डे ने रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल, टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल, सिंगापुर इंटरनेशनल, म्यूनिक इंटरनेशनल। तो आंसर होगा ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल। यानी कि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के मध्य एक समझौता संपन्न हुआ है। ये समझौता जो है किसके बीच? ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल और आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसके बीच में ये समझौता हुआ है। और नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए। यानी 2019 की जो टूरिज़्म रिपोर्ट है वो अभी हाल ही में जारी की गई है। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन हैं बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है इस रिपोर्ट के अनुसार। और भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 के अनुसार हम ये देखते हैं कि भारत में 23.1% जो यात्री हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, उत्तर प्रदेश की तरफ वो घूमने के लिए आए। तो जो सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य है वो कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। घरेलू पर्यटक यानी कि जो देश के ही लोग हैं दूसरे राज्यों में जो घूमने के लिए जाते हैं उन्हें घरेलू पर्यटक बोला जाता है। और जो विदेशी पर्यटक हो गए वो हम जानते हैं कि जो विदेशों से आने वाले टूरिस्ट हैं जो हमारे देश में घूमते हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं आज का रिवीजन प्रश्न की ओर। जो आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है वो क्या है कि वर्ष 2020 में साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता कवयित्री लुइस ग्लुक किस देश की नागरिकता रखती हैं? लुइस ग्लुक किस देश की नागरिकता रखती हैं? तो हम इस विषय पर पीछे वाले करंट अफेयर्स में लगातार जो हमने नोबेल पुरस्कारों पर अपनी नज़र बना के रखी थी, ये क्वेश्चंस हमने किए हैं लगातार, तो उसमें ये हमने पढ़ा है कई बार और इस पर हमने डिस्कस भी किया है। तो लुइस ग्लुक जो कवयित्री हैं उनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो किस देश की नागरिकता रखती हैं? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, फ्रांस। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो वीडियो को पूरा देखिए
और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो जब भी डले तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसके अलावा और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।